बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर न्यू बुक का यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ इस चैप्टर के बारे में बहुत अरसे से ये चैप्टर तो आगे पीछे हो रहा है। कभी ये चैप्टर 4 हो जाता है, कभी 6 हो जाता है, लेकिन इस चैप्टर की एक दहशत बहुत ज़्यादा स्टूडेंट में पाई जाती है। और इस के बारे में कि ये दहशत किस वजह से और इस दहशत को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, तो अपनी इस वीडियो को जो इस चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, एंड में आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर को बआसानी सीख सकें और तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर सकें, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यकीनी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हमारी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंच सके। तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। इसके लिए जैसे कि कह चुका हूँ, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ये सहूलत आपको मिल सकेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज है। और देखा जाए तो तकरीबन 80% वही पुरानी बातें हैं जो पहले थी, लेकिन चंद क्वेश्चंस को हटा दिया गया और चंद क्वेश्चन को नया करके आपके सामने पेश किया गया। सबसे पहले एक पूरे चैप्टर का एक इंट्रो आपको मैं बताता हूं, जिसमें आप ये समझ सकें कि ये चैप्टर आखिर किस टाइप का है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही ईजी है। जैसे कि सबसे पहले चैप्टर के नाम के ऊपर चलते हैं तो वहां कहा गया है कि सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले ये एमसीक्यूज का भी पॉइंट आ सकता है, तो आप क्लियर करें कि सीक्वेंस एंड सीरीज के दरमियान फर्क क्या होता है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा भी है तो 80% को ये बात नहीं पता। सीक्वेंस या प्रोग्रेशन बात एक ही होती है, चाहे तो नोट कर ले अपने पास। सीरीज एक अलग मैटर होता है। मैं कुछ लिख के बताता हूं। अगर फर्ज करें कि मैं 1, 2, 3, 4 करके इस तरह से लिखूं, तो ये सीक्वेंस या फिर प्रोग्रेशन कहलाता है। यानी कि कभी कभार सीक्वेंस भी कह दिया जाता है, कभी कभार प्रोग्रेशन भी कह दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीरीज में क्या फर्क होता है। तो याद रखें कि जैसे यहाँ पे सीरीज दी है तो यहाँ पे हर नंबर के बीच में प्लस या माइनस की साइन दे दी जाएगी। फिर इसे सीक्वेंस या प्रोग्रेशन नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसे सीरीज कहा जाएगा। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो सीरीज मांगते हैं तो बच्चे सीक्वेंस बना देते हैं, या फिर वो सीक्वेंस पूछे तो कम चांस होता है वो सीरीज बना दें। तो याद रखें कि इन दोनों के दरमियान सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है, अगर वही आपको नहीं पता तो फिर आगे क्या होगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर 3 किस्म के सीक्वेंस होते हैं या फिर प्रोग्रेशंस होते हैं। एक अरिथमेटिक सीक्वेंस, दूसरा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और फिर तीसरा हार्मोनिक सीक्वेंस। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इनके ऊपर देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल और आसान है, लेकिन चूंकि चैप्टर बहुत बड़ा है जिसकी वजह से इन्होंने इतने ज्यादा क्वेश्चन बनाए कि आपको एंड में बताऊंगा कि इसके बारे में क्या करना है। सबसे पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस में होता क्या है। अरिथमेटिक सीक्वेंस में जब भी बुक में क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको कोई ऐसे नंबर्स दे दिए जाएंगे जिनका डिफरेंस जो है वो सेम होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 नंबर करके मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, घटा भी सकता था, लेकिन हर नंबर के दरमियान डिफरेंस सेम है। तो इस तरह के डिफरेंस अगर सेम होंगे तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहलाएंगे। और याद रखें कि इसका जो एक तरह से फॉर्मेट बनता है वो इस तरह से बनता है कि ए, फिर ए प्लस डी, ए इसमें फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, ए प्लस 2d, और इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाता है। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d। यानी एक तरह से लास्ट जो हमारे पास टर्म होती है वो ए प्लस एन माइनस 1d होता है। और वैसे दिखने में बहुत इजी और वैसे भी आसान, लेकिन चूंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सोचे गए हैं, जिसपे कई उन्होंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और उनको आपको करना होगा। और इसमें एक फॉर्मूला होता है ट्रम का और एक सम का। तो अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो ट्रम का जो फॉर्मूला होता है उसे TN कहा जाता है। और ये सारा बेसिक स्टार्टिंग लेक्चर है जिसे आपने जहन में बिठाना है और उसके बाद ही आगे चैप्टर चलेगा। ताकि देखो, एक घर बनाया जाता है, जब उसके पूरा एक कमरों का साइज, उसके वॉशरूम का साइज, सब चीज़ें हमें एक जनरली देखनी पड़ती हैं, उसके बाद ही हम काम करते हैं, तो हर काम हमारे लिए आसान हो जाता है। इसके बाद एक टर्म का है और दूसरा सम का है। सम का फॉर्मूला यहाँ पे SN इक्वल टू n/2, और यहाँ पे ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और d होता है। और एक फॉर्मूला और भी होता है, अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दिए हो, यानी कि a एंड l, यानी कि यहाँ पे a का मतलब है फर्स्ट टर्म, l का मतलब है लास्ट टर्म, तो ये फॉर्मूला शॉर्ट करके हम इसे SN इक्वल टू n/2 और a प्लस l करके लिख सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जिक्र यानी कि आपको गिवन लाजमी होना चाहिए।
उसके बाद इसमें एक मीन का भी फॉर्मूला होता है, जिसे हम क्या लिखते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। अच्छा, इसे आप नोट कर लें कि ये एमसीक्यूज के अंदर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और हार्मोनिक सीक्वेंस के अंदर जो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है, ये इनकी आदत रही है कि बोर्ड के अंदर ये इन तीनों में से कोई एक एमसीक्यूज का पॉइंट फॉर्मूला करके आपसे पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में। याद है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और फर्क सिर्फ यह है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है और यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है। एक सीक्वेंस लिख के आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम होगा, जैसे यहाँ मैं 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे इसके बाद मैं 6 लिखूंगा, यानी कि 2 3 6 और 6 3 18। तो इस सूरत में ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा और बढ़ने के बाद ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का एक प्रोग्रेशन बन चुका है। और इसमें क्या है कि अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 आएगा, और इसी तरह 18 को यानी कि नेक्स्ट थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18 है। अगर तो रेशियो सेम आए और ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाएगा, और अगर डिफरेंस सेम आता है, जैसे 2 2 का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो आपके पास वो अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएगा। और यहाँ ये डी से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे तो आप देखिएगा उसमें आर होता है। सबसे पहले इसी तरह अगर हम इसका एक सीक्वेंस वाइज यानी कि एक फॉर्मूला या इस तरह का एक प्रोग्रेशन लिखें तो वो किस तरह से बनेगा कि फर्स्ट टर्म आपकी ए, सेकंड ए आर, फिर उसके बाद ए आर स्क्वायर, इसी तरह से चलते चलते आपकी जो है वो लास्ट टर्म ए आर एन माइनस 1 है। अब बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला टी एन था, तो इसको भी मैं आपको बताता चलूँ कि टी एन आखिर क्या है। टी एन नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि अगर इस सीक्वेंस में हमें कोई भी टर्म पता करनी होगी तो यहाँ पे अर्थमेटिक सीक्वेंस के लिहाज से टी एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 टर्म 10 है, अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू जो कि आपको एक्सप्लेन करेंगे उसके मुताबिक रखेंगे तो आपका वो टर्म आ जाएगी। और सम की बात करेंगे, जैसे 4 टर्म तक का सम चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज होगा या फिर ये वाला यूज होगा। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के ऊपर बात चल रही है तो इसका फॉर्मूला अलग है, यानी कि अगर हम टी एन के ऊपर बात कर रहे हैं तो टी एन का फॉर्मूला यहाँ पे होगा ए यानी ए आर एन माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे टी एन टर्म का है। जितनी भी टर्म्स दी जाए, जो भी हमें टर्म पता करनी हो, इस सीक्वेंस के लिहाज से नंबर 6, नंबर 8, नंबर 20 जो भी टर्म कहा जाएगा इससे फाइंड आउट करेंगे। और याद रहे कि सम के अंदर यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज हैं। अगर तो आपका यानी कि यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ कॉमन रेशियो है। अगर तो आपका आर ग्रेटर देन 1 है तो आपका एस एन का जो फॉर्मूला है वो यूज होगा। एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में आर एन माइनस का 1 अपॉन आर माइनस 1। और अगर तो आपका आर जो है वो लेस देन 1 हो, यानी कि किस तरह से कि आर इज लेस देन 1, तो इस सूरत में आपका जो एस एन का फॉर्मूला है जीपी के अंदर या जी एस के अंदर वो हो जाएगा ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। याद रखें कि अगर कभी आपको याद ना रहे कि ग्रेटर का कौन सा है, लेस देन का कौन सा है, तो एक टेक्निकल बात है कि नीचे कभी भी नेगेटिव नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव बात है। अगर आप फॉर्मूला ग्रेटर का या लेस देन का गेस नहीं कर पा रहे कि कौन सा वाला है, तो नीचे अगर नेगेटिव आए तो आपका मतलब होगा कि आप गलत कर रहे हैं, यानी आपने ये इसका मतलब लेना है। अच्छा, जिस तरह हमने अर्थमेटिक मीन की बात की थी, इसी तरह ये ज्योमेट्रिक मीन का भी यहाँ पे होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है इसमें प्लस माइनस अंडर रूट ए भी होता है। ठीक है, जिस तरह मैंने बात की कि हमारे पास अर्थमेटिक मीन का अलग है, ज्योमेट्रिक मीन का अलग है, और इससे एमसीक्यूज फॉर्मूला देके पूछते हैं कि बताओ ये ए एम है, जी एम है, इसी तरह एच एम भी आएगा भी। अच्छा, हार्मोनिक सीक्वेंस के ऊपर आप बात करते हैं तो हार्मोनिक सीक्वेंस बेसिकली ये पहले एक एक्सरसाइज थी, अब यहाँ पे 2 एक्सरसाइज इसके ऊपर बना दी गई हैं। लेकिन यहाँ पे पहले जो बुक थी इसमें सम का जिक्र नहीं था, सिर्फ टर्म का था। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि अगर टी एन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीक्वेंस की। जैसे हमने यहाँ पे अर्थमेटिक सीक्वेंस का सीक्वेंस लिखा है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखा है, तो हार्मोनिक होता क्या है कि हार्मोनिक बेसिकली रेसिप्रोकल होता है किसका, अर्थमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल होता है। लिहाजा जिस तरह हमने यहाँ पे अर्थमेटिक सीक्वेंस लिखा, ज्योमेट्रिक लिखा, अगर इसका लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखने का 1/a, यानी हर टर्म जो है वो रेसिप्रोकल बन जाएगी, अपॉन में आ जाएगी 1/a प्लस डी, इसी तरह 1/a प्लस 2d, इसी तरह सिलसिला चलता जाएगा। और याद रखिए बुक के अंदर एक टी एन का फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन पहले वाली बुक में हमारे पास एक डिटरमिनेंट्स का फॉर्मूला था जो कि बहुत अच्छा था और मैट्रिसेस से उसका समझ थी उसकी। लेकिन यहाँ पे जो टी एन का फॉर्मूला है इसमें एक इशू है कि ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, बी का मतलब है सेकंड टर्म। अगर आपको
कोई भी TN पता करना हो, कोई भी ड्रम पता करनी हो, तो इस फॉर्मूले के लिए फर्स्ट और सेकंड ड्रम आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता होगी तो फिर ये फार्मूला आपके काम नहीं आ सकता, और फिर आपको लाजमी तौर पे वही फार्मूला या फिर इसकी सेकंड टेक्निक ये है कि जो भी आपको अर्थमेटिक सीक्वेंस में टर्म पता करनी है, सम पता करना है, तो आप एपी के ऊपर यानी कि एपी या अर्थमेटिक सीक्वेंस के ऊपर कन्वर्ट होते हुए रेसिप्रोकल आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। लिहाजा TN का फॉर्मूला हमारे पास ये है। और अगर हम हार्मोनिक मीन की बात करें तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है 2AB अपॉन A प्लस B। तो इन तीनों में से 80% यकीनी तौर पे एक MCQs आ जाती है। और याद रखिएगा हमारा चैनल चूँकि है ही MCQs के लिहाज से, और बेहतर होगा चैप्टर वाइज MCQs करें, साथ साथ करें। एग्जाम के दिनों में बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि उनको 20 MCQs बताई जाए और सारी वही आ जाए। ऐसा तो खैर नहीं हो सकता, 5-6 तो आ सकती हैं, इससे ज़्यादा के लिए ज़रूरी है कि आप साथ साथ ही प्रैक्टिस करें। अब जैसे कि मैंने स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि ये चैप्टर आखिर क्यों स्टूडेंट को मुश्किल लगता है। देखिए, सबसे पहले रीज़न ये होती है कि हमारे पास चैप्टर 2 टाइप के होते हैं। एक में ये होता है कि हर बात काफ़ी वाज़े डिफरेंट होती है, जैसे मैट्रिसेस है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि चैप्टर में टेक्निक भी इजी है और उसके अंदर ज़्यादा इतनी पेचीदियाँ नहीं दी हुई, और वो अगर आप चैप्टर सीख ले तो मेरा ख्याल से हफ्ते बाद भी अगर क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इस चैप्टर में जो बच्चे इसको मुश्किल कहते हैं उसकी पहली वजह यह है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, जिसकी वजह से बच्चों को साथ साथ इस चैप्टर को प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे आज पढ़ा आज ही कर लो, कल पढ़ा कल ही कर लो। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये चैप्टर आपको ईजी लगेगा और अच्छा लगेगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस चैप्टर के अंदर क्योंकि बहुत सारी बातें मिलती जुलती हैं, इस वजह से अच्छे बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जहाँ किसी भी जगह आप पढ़ रहे हैं, अगर बाल बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप ये चैप्टर उनको अपने फ़ायदे के लिए एक्सप्लेन करें, ताकि आपको समझाते हुए जो फ़ायदा होगा, पढ़ने से वो फ़ायदा इतना नहीं होता जितना समझाने से होता है। और अगर कोई स्टूडेंट ना मिले तो आप घर पे कोई भी चीज़ सामने पड़ी हो, उसी को ही बुलंद आवाज़ में बोल बोल के सिखाना शुरू कर दो। इस तरीके से क्या होगा कि आप ही की आवाज़ आपके कानों में जाएगी और आपकी 5 टाइम्स इम्प्रूवमेंट होगी। तो दूसरी टेक्निक तो ये है। तीसरी टेक्निक ये है कि आप जब इन दोनों टेक्निक को यूज़ कर लो और चैप्टर को पूरी तरह से कर लो, याद रखो कि कभी कभार ऐसा होता है, जैसे 2006 में हुआ कि उन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स दे दी। इसी तरह 96 के पेपर में बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे दिए। तो वो क्वेश्चन जिसे कोचिंगों वाले, मतलब बहुत सारे कोचिंग हैं वो कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉलेज कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। बाद का पेपर ऐसा होता है कि बिल्कुल नए नए क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 2003 में भी ऐसा हुआ था। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो जितने भी पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, जैसे मैं ये करता हूँ कि जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए होते हैं तो मैं बच्चों को टेस्ट में वो देता हूँ ताकि उनकी प्रिपरेशन हो जाए और उन्हें जाने पहचाने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर लगें। अगर हर टीचर इसी तरह पेपर बनाए कि जो आते हैं वो यकीनी तौर पे आप टेस्ट में दो, लेकिन बार बार ना दो। आप वो वाले क्वेश्चन हमें करने चाहिए जो कि नए नए हों, ताकि हमें जाने पहचाने लगे। तो इसी ट्रिक के साथ आप इस चैप्टर को आसान कर सकते हैं, और यकीनी तौर पे जब आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और मज़ीद आगे इसी चैप्टर की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। उसके बाद इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हम वो तमाम क्वेश्चन जो इम्तिहान में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको समझाएंगे, और इसके लिए जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपको वीडियोस मिलती रहेगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।